तो गुड मॉर्निंग मित्रों। तो आज जो है हम बीपीएससी एपीओ असिस्टेंट प्रिपरेशन ऑफिसर जो 12 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक संभावित तिथि है, तो आप लोग तैयारी कर ही रहे होंगे, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो आज एक क्वेश्चन जो है ना, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पे चलेंगे, जो माइनर एक्ट का है हम लोग का एक पेपर 150 नंबर का है, तो वो हम लोग कर लेते हैं आज। ठीक है। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राचीन सभ्यता से ही हमारे समाज में एक कुप्रथा चली आ रही है। ठीक है, वह दहेज प्रथा जो वधू पक्ष के द्वारा, ठीक है, वर पक्ष को दिया जाता है। ठीक है, मांगे जाने पर जो दिया जाता है, ये इंसान तो विवश हो जाता है कि देना तो है ही है, क्या है कि नहीं, तो वही होता है दहेज प्रथा। ठीक है, तो आज भी जो है समाज में ये दहेज प्रथा चली जा रही है, जिसके लिए सरकार ने क्या किया कि 1961 में दहेज प्रथा को लाया गया, जिससे क्या हो, इसको कम किया जा सके। लेकिन क्या है ना, आज भी यह दहेज प्रथा हमारे समाज से जड़ से खत्म नहीं हुई है। सरकार ने कई योजनाएं भी चलाई है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने। ठीक है, लेकिन ये आज तक अभी तक जड़ से खत्म नहीं हुआ है। दहेज लेना और देना जबकि दोनों अपराध है, हमारे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में यह प्रावधान किया गया है, फिर भी लोग डरते नहीं हैं, कानून का खुले उल्लंघन कर रहे हैं। आईएएस बन जाइए तो 5 करोड़ लीजिए, बिहार सरकार में आप एसडीओ बन जाइए, डीएसपी बन जाइए तो 1 करोड़ लीजिए। ठीक है, और कोई नौकरी हो गया तो 50 लाख, चपरासी बन गए तो 5 लाख, ग्रुप डी बन गए तो 10 लाख। आज भी चल रहा है, उदाहरण आप लोग के सामने ही है। ठीक है, तो उसी को ख़त्म करने के लिए हमारे सरकार ने 1961 में दहेज प्रथा अधिनियम लाया। उसमें बिहार सरकार जो हमारा 2018 में क्या किया, संशोधन किया था। ठीक है, तो उसी को हम लोग जो है पढ़ना है। ये है, आपको एक पैराग्राफ आपको भूमिका के तौर पे लिख देना है। ठीक है, तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम को धारा 2 में परिभाषित किया गया। किसमें किया गया है? धारा 2 में परिभाषित किया गया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम को। ठीक है, और जो है दंड का प्रावधान जो है वो 3, 4 और 4 के क में किया गया है। और बिहार सरकार ने किस पर किया है संशोधन? तो एक सेक्शन जो है 4 में इसको क्या किया गया है, संशोधन किया है, राज्य सरकार ने किया है। ठीक है, तो इसमें दंड का प्रावधान क्या है, कम से कम कितना दंड का प्रावधान का है इसके रूप में 6 मास, और जो है उसका जुर्माना जो है 5,000 रुपया है। ठीक है, ये आपको लिखना है। दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, और राज्य सरकार द्वारा भी और केंद्र सरकार द्वारा भी, ताकि ये दहेज प्रथा अधिनियम को खत्म किया जा सके। ठीक है, बिहार सरकार ने अपनी तरफ से भी संशोधन किया है क्या। तो और आप ये देख लीजिए, लिखने का मतलब सीक्वेंस बना लीजिए। पहले भूमिका लिखिए, ठीक है, उसके बाद जो है दहेज प्रथा का जो अब विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा, 3 गो का याद रखिए, एक भी का याद रखिए। अगर आपको याद नहीं भी रहा तो लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके, दहेज प्रथा अधिनियम पे विभिन्न विद्वानों का ये मत रहा, जो वर पक्ष की ओर से मांगे जाने पर वधू पक्ष की ओर से दिया जाता है। यही सब ने कहा है। कभी कभी कहा है कि जो भेंट और उपहार के रूप में दिया गया है वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम में तो आता है, लेकिन वो धारा जो है ना किसमें शून्य कहा गया है, आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक है, धारा 5 में शून्य किया गया है इसको। ठीक है, और इसको जो है अगर आप विद्वान का नाम याद रखें तो और थोड़ा बढ़िया हो जाएगा। जैसे मैक्स एडन के अनुसार क्या है, दहेज वह संपत्ति है जो पत्नी या उसके परिवार की ओर से वर पक्ष को दिया जाता है, वही है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना, इसमें फेयर चाइल्ड के अनुसार दहेज वह संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता, ठीक है, या अन्य संबंधी लोग उसको देते हैं, तो वो हो गया दहेज। ठीक है, लेकिन जो इंसाइक्लोपीडिया जो ब्रिटानिका है के अनुसार दहेज वह धन है जो वधू का परिवार वर या उसके परिवार का विवाह के अवसर पर लेता है। ठीक है, यही तो है। उपरोक्त परिभाषा जो है दहेज शब्द को संपत्ति को इंगित करता है। किसको करता है? संपत्ति को इंगित करता है।
जो विवाह के समय जो है प्राप्त किया जाता है। तब धारा 2 में क्या किया गया है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम को 1961 को परिभाषित किया गया है। विवाह के समय या विवाह के पूर्व, ठीक है, या विवाह के पश्चात जो लिया जाता है धन, या तो विवाह से पहले लिए है या तो विवाह के बाद पत्नी को टॉर्चर करके लिए हैं, ठीक है, या पूर्व या पहले या विवाह के समय, तीनों अगर लिए हैं तो अब वो दहेज प्रथा के अंदर आता है, ठीक है। परंतु उन व्यक्तियों के संबंध में नहीं जिन्होंने मुस्लिम विधि में क्या क्या है, जो आपको मेहर है वो इसके अंतर्गत नहीं आया, मेहर इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है, याद रखना। दहेज प्रथा अधिनियम धारा 2 में जो कहा गया है, स्वयं पक्षकार या वर या वधु पक्ष होगा, वधु के माता पिता होंगे द्वारा दिया जाएगा या वधु के संबंधी द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। कि उपरोक्त में से किसी भी द्वारा दी गई हो तो वह दहेज के अंतर्गत आती है, किसी के भी द्वारा दिया गया तो वह दहेज के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसी में एक केस है, केस को ही लिखना है, ये याद रखना है, केस जितना लिखिएगा उतना आपको फायदा मिलेगा, यही चीज जान जाइए। तो केस था ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश, ओम प्रकाश बनाम यूपी, ठीक है। उसमें क्या कहा, विवाह के पश्चात भी वर द्वारा, विवाह के पश्चात भी वर द्वारा अगर वधु पक्ष से अगर मांगता है, पैसा हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, जो भी मांगा वो क्या हो गया, दहेज के ही अंतर्गत आएगा, ठीक है। यही तो है इसमें कहा गया था। पंजाब से जंगसिंह बनाम क्या है, वीरेंद्र कौर का एक केस है, उसमें क्या कहा है कि अगर दहेज प्रथा का विस्तार देखा जाए तो भेंट और उपहार जो है इसके अंतर्गत आता है, दहेज प्रथा के अंतर्गत तो आता है, लेकिन वो 5 में क्या किया, इसको शून्य कर दिया गया, अप्रभावी कर दिया गया, ठीक है। पूर्णतया दहेज प्रतिषेध अधिनियम से अप्रभावी रहता है भेंट और उपहार, तो लोग इसी को लेकर बच जाते हैं, भेंट और उपहार है, हम धन नहीं लिए हैं तो लोग बच जाते हैं। अब 1961 में जो है दहेज प्रतिषेध एक्ट जो है 1961 में दंड का भी प्रावधान किया गया है। तो दंड का प्रावधान किसमें किया गया है, 3, 4 और 4 के क में किया गया है। 3 में क्या कहा है, जो भी आप दे रहे हैं और जो भी ले रहे हैं, देना और लेना दोनों क्या है, वो अपराध है। दहेज देना और लेना दोनों अपराध माना गया धारा 3 में। और इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, दंड का 6 मास और 15,000 जुर्माना है इसमें है, और 5 वर्ष का सजा है। आप दिए भी तो भी दोषी है, नहीं दिए लिए तो भी दोषी है, दोनों में 5 वर्ष की सजा है और 15,000 का जुर्माना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। धारा 4 में दहेज मांगने के लिए दंड का प्रावधान धारा 4 में किया गया। अगर मांगे हैं तो धारा 4 में उसका प्रावधान किया गया। इसमें कितना सजा है, 6 मास से लेकर 10,000 रुपये तक जुर्माना है इसमें आपको, ठीक है। 10,000 से लेकर 6 मास का जुर्माना है। 4 को में भी अगर विज्ञापन पर पाबंदी, इसके अंतर्गत कारावास। विज्ञापन क्या हो गया, मान लेते हैं कि आप दिए हैं विज्ञापन, आजकल मैट्रिमोनियल से बहुत सारा खुल गया है, उसमें कहता है आप दिए हैं कि हमको इतना धन देगा तो किसी से शादी कर लेंगे, वो भी अपराध है। विज्ञापन पर पाबंदी है, विज्ञापन देने अगर आपने दिया है अपने शादी के लिए इतना हम लेंगे तो वो आप पाबंदी है, उसमें जुर्माना जो है 6 मास है और 15,000 रुपया का प्रावधान है जुर्माने के। मोटा मोटी समझ लिया 5 वर्ष तक की सजा और 15,000 का जुर्माना है। यानी सेक्शन 3 में दंड का प्रावधान है, दहेज लेना और देना दोनों क्या है, दंड है। 4 के में दहेज लेना दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें 6 मास और 10,000 रुपया का जुर्माना है। 4 के क में कितना प्रावधान, 6 मास और 15,000 का जुर्माना है। बस टोटल ये जान जाइए। अब देखिए धारा 6 क्या कहता है कि दहेज का जो है पत्नी या उसके परिवारिशों के फायदे के लिए होना, जिसके लिए 6 मास का कारावास। मान लेते हैं अगर मान लेते हैं किसी पत्नी या उसके परिवारिश है, कोई वारिस है, मर गया कोई वारिस है उसका और उसको नहीं मिल रहा, अगर कोई उसको अधिक कर रहा है, नहीं दे रहा है, तो 6 मास का उसमें भी सजा है और 5,000 रुपये का जुर्माना है। इसी पे केस आया था
दंड पे एक केस आया है, पूरा ओवरऑल दंड जो दिया जाता है दहेज प्रथा अधिनियम के तहत, उसमें दंड का जो प्रावधान है उस पर एक केस आया था। दौलत सिंह आहरे बनाम CRC एक केस था। उसमें कहा कि विवाद में कहा गया कि धारा 4 के अंतर्गत वर या वधु के माता पिता से प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्ष मांग करने पर, ठीक है, मांग अगर करता है, प्रत्यक्षता अप्रत्यक्षता अगर मांग करता है तो दंडनीय बनाया गया है। ठीक है, प्रत्यक्ष भी मांग रहे हैं तो भी दंडनीय, अप्रत्यक्ष मांग रहे हैं तो भी दंड बनाया गया है। ठीक, दंड दिया गया है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति पक्षकार द्वारा परिवाद किया जाना आवश्यक तथा पुलिस द्वारा CRPC की धारा 173 के अंतर्गत की गई रिपोर्ट को इस धारा के अंतर्गत परिवाद नहीं माना जाएगा। समझे, धारा CRPC 173 के तहत क्या माना नहीं माना जाएगा, परिवाद नहीं माना जाएगा। ये दौलत सिंह हम आहरे बनाम CRC, इस केस को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब बिहार राज्य संशोधन धारा 4 में किया तो दहेज मांगने के लिए दंड, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात यथास्थिति वधु या वर के माता पिता या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्षता या परोक्षता मांग करता है तो कारावास से जो 6 मास तक होगा और जुर्माना 5,000 रुपया होगा। यही इन्होंने बदलाव किया है बिहार सरकार ने। ठीक है, परंतु कोई न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध के संज्ञान राज्य सरकार के किसी ऐसे अधिकारी की, जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, पूर्व स्वीकृति से ही होगा, अन्यथा नहीं। अगर पूर्व से कोई सूचना है तब ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, न्यायालय का कहना है सरकार की पूर्व सूचना या पूर्व स्वीकृति से ही मान्य होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं हो सकता है। अब कहता है कि दहेज अपराध के लिए न्यायालय कौन कौन आएगा, दहेज अपराध के न्यायालय में कौन कौन संज्ञेय लेगा। एक चीज याद रखिएगा, इसके लिए संज्ञेय और असमनीय बनाया, और जमानतीय है और संज्ञेय ये असमनीय बनाया गया है। ठीक है, अगर कोई दहेज प्रथा लेता है और देता है तो उसके लिए क्या है, अजमानतीय है और असमनीय है। आप लोग याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, कौन सुन सकता है केस इस पर, तो महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, अवर श्रेणी का न्यायालय इसको क्या कर सकता है, दहेज अधिनियम के तहत सुन सकता है, उसको दंड का प्रावधान कर सकता है। लेकिन यह विचारण न्यायालय नहीं है, विचारण न्यायालय सेशन न्यायालय है। ठीक है, चलिए, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है अपनी जानकारी में, जब जानकारी आ जाए तो ले सकता है संज्ञान। ऐसे अपराध के घटित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर भी ले सकता है। ठीक है, अपराध के से व्यथित या ऐसे व्यक्ति माता पिता या अन्य नातेदार द्वारा अन्यथा मान्यता प्राप्त कल्याण संस्थान द्वारा संगठन द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। कोई संगठन अगर NGO कर दिया है तो वो मान्यता है। ठीक है, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई घटना घट गया और इससे कोई है तो वो अगर केस न्यायालय में कर दिया है तो वो मान्य होगा कि ऐसा ऐसा हुआ है, दहेज लेकर विवाह किया गया है या दहेज मांगा जा रहा है विवाह के लिए, तो वो मान्यता होगा। ठीक है, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह इस एक्ट के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के लिए विरुद्ध इस एक्ट द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित करेगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम अपराधों की प्रकृति, अपराधों की प्रकृति सेक्शन 8 में है। इसमें क्या कहा गया, सेक्शन संज्ञेय होना तथा अजमानतीय और असमनीय होगा। धारा 8 में क्या कहा गया, संज्ञेय होगा, अजमानतीय होगा और असमनीय होगा। इसको याद रखिएगा। दहेज लेना और देना जो है इस अधिनियम में धारा 8 में क्या कहा गया, संज्ञेय होगा, अजमानतीय होगा और असंज्ञेय होगा। ठीक है, एक एक चीज को याद रखिएगा तो वहाँ बना लीजिएगा। दंड, इसमें दंड प्रक्रिया संहिता इसी अधिनियम के अधीन अपराधों को वैसे ही लागू मानी जाएगी जैसे अपराध के अन्वेषण का प्रयोजन होगा। अन्वेषण यानी जांच का आदेश दे देगा, जाइए इन्वेस्टिगेशन करके आइए भाई, क्या है सही क्या है, अगर इन्वेस्टिगेशन भी होगा है। प्रयोजन, भिन्न प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित प्रयोजन के लिए भी होगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 42 में भिन्न विषय पर होगा। ठीक, सेक्शन जो 42 है CRPC का उसके अंतर्गत होगा। ठीक है, किसी व्यक्ति के वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तारी संज्ञेय अपराध होगा। ठीक है,
इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध क्या माना गया? अजमानतीय, संज्ञेय और असमनीय माना गया है। ठीक है, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि दहेज प्रतिषेध एक्ट 1960 में प्रावधानों के अनुसार दहेज लेना या देना दोनों अपराध माना गया है। ठीक है, एवं इसके लिए दंड का भी प्रावधान किया गया। सेक्शन 3, 4 एंड 4A में इसका दंड का प्रावधान किया गया है। निष्कर्ष में लिख सकते हैं, मजिस्ट्रेट हो, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हो, तो वो क्या करेगा? विचारण नहीं करेगा, लेकिन अपराध में दंड दे सकता है। दहेज लिया है, दिया है तो उसमें दंड दे सकता है। राज्य सरकार और भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार, दोनों ने इसको रोकने के लिए कई योजनाएं भी चलाई है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि समाज में जो है ना, यह जो दहेज प्रथा जो चल रही है, इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया है। यह एक अभिशाप है, इसको ख़त्म करना अभी हमारे समाज में जो है हर व्यक्ति को इसके लिए तत्पर होना होगा। ठीक है, उद्देश्य है ताकि यह समाज के बेहतर बना सके, लेकिन आज भी इस एक्ट का उल्लंघन लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस एक्ट में और सख्ती से बनाया गया जाए और इस कुरीति का खत्म करने का प्रयास किया जाए। इस अधिनियम को और सख्त बनाया जाए ताकि यह दहेज प्रथा जो है वो जड़ से खत्म किया जाए। ठीक है, चल आज तो ये दहेज प्रथा अधिनियम 1961 हो गया। अगला जो हम करेंगे भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 करेंगे। फिर एक क्लास मतलब एक वीडियो आपको बना देंगे। अगला जो होगा अनुसूचित जाति ST 1989 बना देंगे। ठीक है, बचेगा फिर 2 क्वेश्चन विस्फोट वाला बचेगा, आयुध अधिनियम 1959 और विस्फोट अधिनियम 1884, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908। हम लोग को 6 क्वेश्चन तैयार करना है, 6 को लिखना भी है। आप लोग याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन पे डिबेट होगा और आपको हम डेली एक वीडियो दे देंगे। 6 क्वेश्चन दे देंगे, एक पेपर आपको समाप्त हो जाएगा। कल एगो वीडियो बना के डाल देंगे, 2 हो जाएगा। 6 दिन में आपको एक सब्जेक्ट हो जा रहा है, कम बात है। अगर कहिएगा कमेंट में करिएगा CRPC है, एविडेंस है, उसके बाद आपको IPC है, उसका भी वीडियो बना के एक वीडियो में भी कर सकते हैं। देखिए CRPC में क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए, IPC में क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए, उसके बाद एविडेंस में क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए, तो आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा APO मेंस के लिए। तो 12 से 15 के बीच हम लोग का है, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो तैयार रहें। GS तो सबका कॉमन है, तो GS में तो चलना ही है। देखते हैं क्या होता है, पढ़ ही लीजिएगा आप लोग। तो इसका आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो हम कल बना देंगे। ठीक है, कल बनाएंगे भ्रष्टाचार निवारण एक्ट 1988। हम शॉर्ट फॉर्म में समझा दिए आपको, आप तो लिख सकते, इसमें कुछ है नहीं। ठीक ना, ओके, बाय।